हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और सेकंड अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसका हाफ लाइफ पीरियड। एक आपने अगर एक बात नोटिस की है ना, एक बात नोटिस की हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने जीरो ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला देखा। उसका फॉर्मूला क्या था? टी हाफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2k0। आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k1। मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें हाफ लाइफ पीरियड जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी टी हाफ भी उतना ही ज्यादा होगा। बट ऐसा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास ए यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं नहीं आ रहा तो आपके पास हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे जैसे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे एक आधे रिलेशन और आएंगे कि टी हाफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। फिर कभी अगर क्वेश्चन में पूछ ले एग्जाम में कि सेकंड ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ का रिलेशन बताओ क्या होगा, तो भी आप इजीली बता सकते हो। जैसे ही पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद मैं आपको वो रिलेशन भी बताऊंगा कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। कोई भी टी हाफ यानी कि nth ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन आ जाए तो आप इजीली बता सकते हो ना। एक अब न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद आगे रिलेशन भी चलेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर आपके पास क्या आ जाए, यूं आ जाए कि एक रिएक्शन है वो 40% कंप्लीट होती है, 40% कंप्लीट होती है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स है ना। तो 80% कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? 40% कंप्लीट होती है 30 मिनट्स, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? आइए चेक करते हैं ना। 40% कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं है, दो इक्वेशन बनानी है और उसको आपस में रिलेट करना है कि क्या होगा। तो देखो इसके लिए आपको K1 नहीं पता, इस रिएक्शन का K1 क्या है। तो अपन पहले इस रिएक्शन का K1 फाइंड आउट करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होगी। वो अपने को पता है दैट 2.303 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 30 log बेस 10 100 अपॉन क्या आएगा आपके पास 100 माइनस 40, क्योंकि 40% कंप्लीट हो रही है तो क्या आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 40। या फिर अपन क्या लिखेंगे दैट K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 log बेस 10 100 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट करते हैं है ना। अब आप चाहो तो 10 और 6 की वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो 5 और 3 की वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो ना। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 लॉग हटा देते हैं या फिर लॉग लगा के 10 माइनस 6 कर देते हैं, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो 5 माइनस 3 भी कर सकते हो। 5 माइनस 2 की टेबल से 5 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K1 क्या आएगा आपके पास? तो K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 माइनस
3 की वैल्यू होती है 0.477 है ना। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि जो log बेस 10 5 है उसकी तो वैल्यू होती है 0.6990। log बेस 10 अगर 3 है तो उसकी वैल्यू होती है 0.477। तो ये आपके पास क्या आ गया, K1 आ गया। ओके, अब इसके लिए देखें 80% कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए देख लेते हैं। तो 80% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 80, क्योंकि 80% कंप्लीट हो रही है ना। तो K1 इक्वल्स टू, या यूं कर सकते हैं T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log बेस 10 कितना आ जाएगा आपके पास 5। कि सर 5 कैसे आया, log बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। तो log बेस 10 कितना आ गया 5, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.6990। अब ये K1 की वैल्यू है, इस वैल्यू को वहां पुट करेंगे तो देखो 0.6990 माइनस 0.4771 कर लीजिए, 9 आ गया आपके पास, 1 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 2.2219। तो आपको कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी t इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 अपॉन में क्या आएगा आपके पास 2.303 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0.2219 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 30। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2.303 से 303 कैंसिल आउट कर दिया, पॉइंट से पॉइंट आपके पास चला गया। अब देखो 22 इंटू 3 तो कितने होते हैं 66 होते हैं, ये 69 के आसपास है, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको इससे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये K1 की वैल्यू वापस यूज हो रही है वहां पे, तो 2.30 से 2.30 अपन कैंसिल आउट कर सकते। तो कैलकुलेशन हमेशा वो करनी चाहिए जिससे क्या हो थोड़ा इजी हो। अब पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों का डिवाइड करें, इससे अच्छा है कि इसको यहीं छोड़ देते हैं K1 की वैल्यू को, इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं, तो टाइम आपके पास टाइम आ जाएगा, है ना, T आ जाएगा कि कितना हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखो, कुछ रिलेशन है जो एग्जाम में भी पूछे हुए हैं, जिसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, वो रिलेशन देख लेते क्या है, और एनसीईआरटी में भी इसी एक्सरसाइज में गिवन है। आप कि सर कैसे रिलेशन, देखो कि आपको यूं कह दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T50 एंड T75%। What is the relation between T50 and T75%? मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में और 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे रिलेशन को तो अपन याद ही कर दिमाग में बैठा लेंगे कितना टाइम लगेगा। ये सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बच्चों देखो T50 जो है वो अपने को पता है कितना होता है। सर कितना, मैंने कहा वो आपके पास होता है 0.693 अपॉन आपके पास K1, यही होता है। अभी देखा था हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं इसको। तो हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को तो हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो T50 का मीनिंग तो यही है। यहाँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2.303 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या था 0.3010 अपॉन आपके पास क्या था K, ये तो अपने को पता। अब बात करते हैं किसके 75% रिएक्शन कंप्लीट होने की। 75% रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो K की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो K1 इक्वल्स टू
2.303 अपॉन t 75% log base 10 100 अपॉन 100 माइनस 75। 100 माइनस आपके पास क्या आ गया, 75 आ गया कि सर 75 यहाँ क्यों लिया, मैंने कहा 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मीन्स जो x की वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास, 75 आएगी। तो T75 आपको कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा 2.303 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा K1 log बेस 10 100 अपॉन आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 100 अपॉन क्या आ गया 25। 100 अपॉन क्या आ गया आपके पास 25। कैंसिल आउट करेंगे कितनी टाइम, 4 टाइम। तो T75 क्या आ गया आपके पास कि 2.303 अपॉन में क्या आया K1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.6020 से कि सर 0.6020 कैसे, मैंने कहा log बेस 10 4 है ना, तो log बेस 10 4 होता क्या है, log बेस 10 4 की बात करें अगर तो वो आपके पास क्या होता है log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2 प्लस 2। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी रहती है आपके पास और प्लस 2, या फिर यूं भी कर सकते हैं कि 4 है तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर आगे आएगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो कितना आ गया आपके पास 0.6020। कैसे भी कर सकते हो, तो आपको पता है कि लॉग में सारी वैल्यूज ऐड होती है, अगर मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो 2 प्लस 2 कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 2 प्लस 2 करे तो भी क्या होता है 4। या इसको आप पावर में लिखो तो आपको पता है पावर हमेशा कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो 2 log बेस 10 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6020 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास T75%, वो आपके पास क्या था T50%। दोनों में रिलेशन देखना है कि क्या होगा, तो कैसे देखेंगे कि T50 अपॉन T75 इज इक्वल टू T50% अपॉन T75% इक्वल्स टू T50 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 अपॉन में क्या आएगा आपके पास K1। अब T75 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.30303 मल्टीप्लाई बाय 0.6020 ऊपर मल्टीप्लाई बाय K1, K1 से K1 कैंसिल आउट हो गया, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो गया, 0.3010 से ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम 2 टाइम, तो T50% इज इक्वल्स टू T75% इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 1/2, क्या आ गया 1/2, तो T75 क्या आएगा T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%। अब आ गया क्वेश्चन आपके पास सीधा सा कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसको 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं, 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं, तो 75% कंप्लीट होने में कितने मिनट्स लगेंगे, तो आप तो सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो T75 इक्वल्स टू 2 इंटू T50, यानी कि जस्ट डबल, जितना टाइम 50% कंप्लीट होने में लगता है उससे जस्ट डबल टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने, है ना। आपको कह दे कि 75% कंप्लीट होने में 50 मिनट्स लगते हैं, तो 50% कंप्लीट होने में कितने मिनट्स लगेंगे, तो 50/2 कर दो, यानी कि 50 का देके 75 का पूछे, 75 का देके 50 का पूछे, अपने को तो ये रिलेशन दिमाग में रखना है कि इस रिलेशन से अपन बता सकते हैं कि दोनों में क्या रहेगा, यानी कि 75% का पूछे कि कितना टाइम लगेगा तो भी बता सकते हैं, और 50% का पूछे कि कितना टाइम लगेगा तो भी बता सकते हैं 75 का। क्लियर है रिलेशन, अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर एक रिलेशन आपके लिए, फिर आप बता दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे, है ना।
relation between T90% and T99%. आपको एक बार अब क्या करना है कि 90% रिएक्शन के लिए K1 देख लो, सॉरी 90% रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए, और 99% के लिए रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। और ये एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन भी है कि इनमें रिलेशन प्रूव कीजिए कि 2 टाइम्स होता है। क्वेश्चन क्या जाता है कि प्रूव करो कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% कंप्लीट होने में जो टाइम है उससे जस्ट डबल है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा ही, बहुत। तो देखो पहले T90 देख लेते हैं। T90 कितना आएगा अपने पास, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होने वाला, 2.303 अपॉन K1, ओके, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। आप 90 ले रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 90 ले रहे हो तो a की वैल्यू कितनी लोगे आप, a की वैल्यू लोगे 100, नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, क्योंकि x आपके पास क्या है 100, 90% कंप्लीट हो रही है, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी 100 रहेगी, ओके। तो T90 ये तो उससे 75 वाले से भी ज्यादा इजी, 2.303 अपॉन में क्या आया अपने पास K1, log बेस 10 आ गया, यहाँ पे 100, 100 माइनस 90 कितना आया 10, कैंसिल आउट करा तो T90% कितना आ गया आपके पास 2.303 अपॉन K1 log बेस 10 10, log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। 99 के लिए देखेंगे तो T99% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या आया बच्चों K1 log बेस 10 करा, ये 100 करा, यहाँ पे 100 माइनस 99, कि सर 99 क्यों करा, बिकॉज अब 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम देख रहे हैं, 99% कंप्लीट हो रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी रहेगी 99 रहेगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा T99 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log बेस 10 100 अपॉन 1। अब 100 अपॉन 1 है तो वो 100 ही रहेगा, और log बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है 2 होती है, तो जितने ज्यादा जीरो आ जाते हैं उतनी ही वैल्यू आपके पास इंक्रीज बाय 1 हो जाती है। अगर 1000 होता तो कितनी हो जाती 3, 4000 होता तो कितनी हो जाती है आपके पास 4000 नहीं 10,000, 10,000 होता तो कितनी हो जाती है आपके पास 4, जितने ज्यादा जीरो, यहाँ पे 10 था तो वैल्यू 1, यहाँ पे 100 है तो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 2, 1000 आ जाता है तो 3, 10,000 आ जाता है तो कितनी रहेगी 4। ये आ गया T99, ये आ गया T90, 2.303 K1 और 2.303 और K1 आप कैंसिल आउट कर दो। आप चाहे T90 को ऊपर रखो, T99 को नीचे रखो, ये तो कैंसिल आउट ही होंगे, तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या आएगा कि T99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू T90%। अगर 90% कंप्लीट होने में 25 मिनट्स लगते हैं तो 99% कंप्लीट होने में कितने मिनट्स लगेंगे आपके पास 50 मिनट्स लगेंगे। तो दो रिलेशन है सेम है दोनों के दोनों कि T75% इज इक्वल्स टू 2 इंटू T50%, और दूसरा रिलेशन क्या है T99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू T90%। ये दो तो दिमाग में होने ही चाहिए, और बाकी सारे कैसे करते हैं, जैसे अपन ने 80 और 40 का भी करा तो उसका मेथड पता होना चाहिए कि क्या करना है। पहले टाइम की वैल्यू देख लीजिए, T90 का फॉर्मूला क्या आएगा वो देख लीजिए, उसके बाद K1 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि 40 मिनट कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है, सॉरी 40% कंप्लीट होने में इतना टाइम लगता है, तो 80% में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, K1 कैलकुलेट करके फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि K1 आपके पास रिएक्शन जो है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब अगर 90% कंप्लीट हो रहा है
तो भी रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, और 99% कंप्लीट हो रहा है तो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, जो 25% में है वो भी आपके पास सेम है। ओके, ये आपके पास कुछ रिलेशन थे फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे देखते हैं, कैसे हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं, सारा अपना हो चुका है। अब अपन देखते हैं स्पेशल केसेस। ये तो वो सारी रिएक्शंस थी जिसमें क्या था, आपके पास रिएक्शन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट हो रही। गैसेस रिएक्शन आ जाए तो क्या करें, कंसंट्रेशन तो हमेशा किसकी लेते हैं, कंसंट्रेशन तो हमेशा तब लेते हैं ना जब वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट हो रही है। अगर आपके पास गैसेस रिएक्शन हो तो क्या करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट और गैसेस रिएक्शन। गैसेस रिएक्शन हो तो रेट कांस्टेंट कैसे देखते हैं। देखिए कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए कोई गैस है और उससे प्रोडक्ट मिल रहा है बी, वो भी गैस है, और सी मिल रहा है वो भी गैस है ना। अब देखो मैं तो ए जो है वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है बी प्लस सी से, उससे करवा रहा हूँ। अगर एक प्रोडक्ट दे या 3 प्रोडक्ट दे तो आपको तरीका समझना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड अगर है तो इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो अपन ले लेते हैं P। इनिशियल प्रेशर कितना ले लिया अपन ने, P। इसका प्रेशर कुछ होगा नहीं बिकॉज दीज आर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट का प्रेशर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा T इक्वल्स टू T सेकेंड होगा, तो इसका आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा, P नॉट। इसका आपके पास क्या आ जाएगा, P नॉट। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, PA माइनस P नॉट। ये आपके पास प्रेशर है। मैंने कहा टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए, टोटल प्रेशर। आपको पता है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अपन करा करते थे टोटल प्रेशर मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पी ए माइनस पी नोट प्लस पी नोट प्लस पी नोट। पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, पी ए प्लस पी नोट। पी ए प्लस क्या आ गया, पी नोट। ये किसकी वैल्यू आई, ये आपके पास पी पी की वैल्यू। ये आपके पास टोटल प्रेशर की वैल्यू। सर ओके, मैंने कहा एक काम और कर सकते हैं अपन, सर क्या, कि पी नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि पी नोट की वैल्यू क्या आएगी। कि सर पी नोट की वैल्यू तो आएगी पी पी माइनस पी ए। पी नोट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पी पी माइनस पी ए। मैंने कहा फिर ये पी नोट की वैल्यू है तो इस पी नोट की वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर यहाँ रख देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, कि सर फाइनल प्रेशर तो हमारे पास ये आ जाएगा कि, सॉरी फाइनल प्रेशर नहीं लेंगे अपन, हाँ चलो फाइनल प्रेशर पी ए माइनस पी नोट। तो पी ए माइनस है ना, पी ए आपके पास माइनस, अरे यार क्या कर, पी ए माइनस पी नोट की वैल्यू अपने को पुट करनी है, तो पी टी माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा। पी ए माइनस पी टी माइनस पी ए ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, तो अपने पास फाइनल प्रेशर क्या आएगा, कि फाइनल प्रेशर इज इक्वल्स टू, देखो पी ए माइनस पी टी माइनस पी, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी टी और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा। क्या करा, देखो टोटल प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करी, टोटल प्रेशर कितना आया आपके पास, पी ए प्लस पी नोट। कि सर टोटल प्रेशर कहाँ से आया, मैंने कहा टी इक्वल्स टू टी सेकंड पे
रिएक्टेंट के प्रेशर और प्रोडक्ट के प्रेशर को आप ऐड कर दीजिए। तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना था Pa माइनस पी नॉट, और प्रोडक्ट का प्रेशर कितना था पी नॉट और पी नॉट। तो आपके पास क्या है Pa माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट क्या करा अपन ने, कैंसिल आउट कर दिया। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या आई, Pa प्लस पी नॉट आ गई। टोटल प्रेशर क्या आ गया, Pa प्लस पी नॉट। अब मैंने कहा कि आपके पास T इक्वल्स टू टी सेकेंड पे, भैया ये तो इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल है, ये क्या है आपके पास फाइनल प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर तो Pa रहेगा, फाइनल प्रेशर में अपन देखेंगे Pa माइनस पी नॉट था, तो इस पी नॉट की जगह मैं ये रख दूं Pt माइनस Pa, इस पी नॉट की जगह पे अपन ये रख दे Pt माइनस Pa। तो Pa माइनस क्या आ जाएगा आपके पास Pt माइनस Pa। अब ये पूरा तो ब्रैकेट में, Pt किस में रहेगा, माइनस में, Pa किस में रहेगा, प्लस में। तो Pa माइनस Pt प्लस Pa इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 Pa माइनस Pt। क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2 Pa माइनस Pt। अभी अपन रेट कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला देख रहे थे कि K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये A क्या था कि सर ये तो थी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन। ये A माइनस एक्स क्या था आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन। A तो इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। अपन अब क्या करेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पर, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी जगह पर अपन पुट करेंगे इनिशियल प्रेशर, और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पर अपन पुट करेंगे यहां पे फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। अब इनिशियल प्रेशर तो आपके पास क्या है Pa, फाइनल प्रेशर क्या है Pa नॉट, Pa माइनस पी नॉट, और Pa माइनस पी नॉट की जगह फाइनल प्रेशर अपने पास क्या आया था, ये वाला 2 Pa माइनस Pt। तो रिएक्शन के लिए K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 Pa माइनस क्या आ जाए, सॉरी Pa अपॉन 2 Pa माइनस क्या आ जाएगा Pt, 2 Pa माइनस Pt। एनसीईआरटी में इस पे भी न्यूमेरिकल है तो ध्यान से करिए। K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 Pa अपॉन 2 Pa माइनस Pt। ये किसके लिए आएगा, जो गैसियस रिएक्शन है, वो गैसियस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आएगा कि K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। कि सर फाइनल प्रेशर तो ये था हमारे पास Pa माइनस पी नॉट, तो फाइनल प्रेशर आपके पास ये था, बट अपन ने टोटल प्रेशर का यूज करके फाइनल प्रेशर अपने पास क्या आ गया 2 Pa माइनस Pt, ये अपने पास फाइनल प्रेशर आ गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर। तो समझ आ गया हो आपको, तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए कि रेट कांस्टेंट था किसके लिए, गैसेस रिएक्शन के लिए, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी और एक्सरसाइज में भी। तो स्टूडेंट ये अपने कंप्लीट हो गया रेट कांस्टेंट फॉर गैसेस रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन कौन से ग्राफ हैं, और जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ अपन ने पीछे छोड़े थे उसको भी अपन कंप्लीट करेंगे। मींस जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो सारा साथ में करेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और उसके बाद आपके पास इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है वो वाला टॉपिक रहेगा, इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।